नमस्कार बच्चों। आज का प्रश्न है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। जैसा कि इससे पहले मैंने उपन्यास के बारे में बता चुका हूँ, कहानी के बारे में बता चुका हूँ, तो कहने का अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार कहानी का उद्भव या उपन्यास का उद्भव 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ, ठीक इसी प्रकार जो हिंदी का नाटक है उसका उद्भव भी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक से ही माना जाता है। अब प्रश्न जिस तरह से हिंदी की प्रथम कहानी का था, प्रथम उपन्यास का था, ठीक इसी प्रकार से ये प्रश्न यहाँ भी उपस्थित होता है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाए। अब हिंदी का प्रथम नाटक मानने में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन हम ज़्यादा विस्तृत रूप में न जा कर के हम अपनी कक्षा के अनुरूप ही बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम नाटक। अब प्रथम नाटक में भारत तेंदु मानते हैं अपने पिता गोपाल चंद्र को, और गोपाल चंद्र ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था नहुस, और इस नाटक की रचना हुई थी 1857 में। तो कहने का अभिप्राय है भारत तेंदु हरिश्चंद्र हैं, वो अपने पिता गोपाल चंद्र को, यानी कि इसका नाम गिरधरदास भी कहते हैं, इसी को प्रथम मौलिक नाटक यानी कि इनके द्वारा रचित नाटक को ही प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं, जबकि अनेक विद्वानों के मत अलग अलग हैं। अब भारत तेंदु हरिश्चंद्र को हम ये मान के चलते हैं कि आधुनिक हिंदी नाटक का जनक, यानी कि हमें सिर्फ इसमें यही वर्णित करना है, इसका वर्णन ये कर देना कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता को माना है। अन्य विद्वान अलग अलग नाटककारों को प्रथम या उनकी कृतियों को प्रथम नाटक मानते हैं, लेकिन संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिक हिंदी नाटक का जनक कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं ने ही नाटक के ऊपर अपनी बात रखी, या सबसे पहले नाटक उन्होंने रचना की। अब इसमें बात होती है कि जिस प्रकार हमने उपन्यास को विभिन्न भागों में बांटा, ठीक इसी प्रकार इसको भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतेंदु युगीन नाटकों की। अब भारतेंदु युगीन नाटकों में सबसे पहले बात करेंगे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो नाटक लिखे उसमें लगभग इन्होंने कुछ मौलिक नाटक लिखे और कुछ अन्य भाषाओं में रचित उन नाटकों का अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किया। तो इससे आगे न बढ़कर हम बात कर सकते हैं कि भारतेंदु युग में जो नाटक लिखे गए उनमें उनके शिल्प में या उनकी प्रवृत्तियों में क्या खास बात थी। तो कह सकते हैं कि इस युग में दो प्रकार के नाटक लिखे गए। पहला तो जो संस्कृत शैली पर आधारित थे, और इनके जो पात्र थे वो आदर्श पात्र थे, और दूसरा नवीन शैली। नवीन शैली का मतलब जो पाश्चात्य साहित्य में काफ़ी समय पहले ही नाटकों की रचना हो गई थी, उनके अनुसार जो नाटक रखे गए वो क्या थे, एक तरह से यथार्थवादी, यानी कि जो हमारे जीवन था या जो उस समय जो जीवन था उस जीवन को चित्रित कर रहे थे। अब बात करते हैं भारतेंदु युग में जो शिल्प थे वो कैसा था। तो कह सकते हैं दोनों का समन्वय था, और भारतेंदु युग में हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज्य था। तो इन भारतेंदु युग के जो नाटककार थे इन्होंने क्या दिखाया, अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ दिखाई वो दिखाया, अंग्रेज़ों के कारण हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो दिखाया, और साथ साथ हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की जो एक तरह से अंधविश्वास थे या विकृतियाँ थी या व्याधियाँ थी या अनेक बुराइयाँ थी, उनको भी इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 17 नाटकों की रचना की। अब इसमें महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है? महत्वपूर्ण नाटक हम मान सकते हैं अंधेर नगरी, ये इसका महत्वपूर्ण नाटक है, अंधेर नगरी।
अब अंधेर नगरी में क्या दिखाया इन्होंने, अंधेर नगरी में क्या दिखाया है कि एक जो अयोग्य शासक है और उसकी जो मूर्खतापूर्ण नीतियां हैं और उन मूर्खतापूर्ण नीतियों से किस प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न होती हैं, उस चीज़ को इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। और दूसरा हम कह सकते हैं इसका एक नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य यानी कि जो हमारा पौराणिक कथानक था सत्य हरिश्चंद्र, उसको आधार बना करके इन्होंने ये अपने नाटक की रचना की है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिक्र कर देंगे और इससे यही इसके साथ साथ ये कर सकते हैं इस काल में अन्य भी महत्वपूर्ण जो नाटककार थे यद्यपि वो विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए। कहने का तात्पर्य यही है कि भारतेंदु युग में संपूर्ण नाटक साहित्य भारतेंदु के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि इस युग में हम बात करें तो एक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हुए, लाला श्रीनिवास दास हुए, तो इन्होंने भी अपने नाटक रचना द्वारा इस युग को समृद्ध किया। अब बात करते हैं द्विवेदी युग की। अब द्विवेदी युग का समय आपको पता है कि 1900 ईस्वी से 1920 तक माना जाता है, 20 तक जा सकता है। तो कह सकते हैं कि इस युग के नाटक में एक विशेष प्रकार की क्या विशेषता थी, इस युग के नाटक थे क्या थे, वो नैतिकतावादी थे, नैतिक थे। यद्यपि भारतेंदु के समान इस युग में किसी भी कलाकार में इतनी विशेषता नहीं थी, यानी कि विकास नहीं मिलता। अब सबसे पहले भारतेंदु इस युग के जो नाटककार हैं द्विवेदी युग में, द्विवेदी के नाटकों में क्या था, फारसी रंगमंच का प्रभाव था। न तो शिल्प की दृष्टि है न ही संस्कार की दृष्टि है, फिर भी इस काल में जो नाटक लिखे गए वो वर्तमान समय की विकृतियों को ही ध्यान में रख करके लिखे गए। तो कहने का अभिप्राय है कि इस युग में जो नाटक लिखे गए वो नैतिकवादी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन समाज से एक तरह से यानी कि समाज के यथार्थ से वो कटे हुए प्रतीत होते हैं। अब आगे चलते हैं प्रसाद युग नाटक। प्रसाद युग नाटक में हम बात करें, अब प्रसाद युग की बात करें तो सबसे पहले हम प्रसाद की बात कर लेते हैं। इस युग का सबसे सशक्त कलाकार जयशंकर प्रसाद है, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो कवि भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे और नाटक क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी जो प्रतिभा थी उसका लोहा बनवाया है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि नाटककार के रूप में प्रसाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब प्रसाद ने अनेक नाटकों की रचना की और उन्होंने हिंदी नाटक को विशेष एक जगह प्रदान की। उनके नाटकों का मुख्य स्वर क्या है, राष्ट्रीय चेतना। याद रखना, राष्ट्रीयता है, संस्कृति है, संस्कृति जो चेतना है और मानवीय करुणा है और विश्व बंधुत्व की एक विशेष भावना है जो इनके नाटकों की मुख्य विशेषता है। लेकिन इनके नाटकों को हम रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं कर सकते। बहुत से नाटक ऐसे हैं, लेकिन इनका जो प्रसिद्ध नाटक है वो है ध्रुव स्वामिनी, जो कि आपके सिलेबस में भी निर्धारित है। अब ध्रुव स्वामिनी में क्या किया है, ध्रुव स्वामिनी में ये दिखाया गया कि विधवा विवाह को शास्त्र सम्मत स्थापित कर समाज द्वारा उपेक्षित भारतीय विधवाओं और पति द्वारा प्रताड़ित नारियों को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। अर्थात अगर स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका ये अधिकार बनता है कि वह दोबारा विवाह कर सकती है। तो ये इसके महत्वपूर्ण इसमें थे। अब बात करते हैं हम लक्ष्मीनारायण मिश्र की। अगर लक्ष्मीनारायण मिश्र की बात करें तो इनके नाटक होते हैं वो 3 अंकों में होते हैं और 3 अंकों में नाटक इनकी एक अपनी विशेषता है। अब इसने एक नाटक लिखा था सन्यासी। अब सन्यासी नाटक की बात करें तो इसमें क्या दिखाया है, विदेशी शासकों के अत्याचार को दिखाया है। और इसका महत्वपूर्ण एक और उपन्यास है उपेंद्र नाथ का अंजो दीदी, जिसमें क्या दिखाया है कि जो अंजो दीदी है वो बेहद ही अनुशासन में रहने वाली है,
किंतु उसका अनुशासन क्या करता है, एक प्रकार से यंत्र के रूप में काम करता है और परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उसके यांत्रिक ढांचे में ढलना अनिवार्य है। वकील साहब दीदी के सांचे में ढल नहीं पाते, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती, यानी कि इनके पति को। अंजो का भाई श्रीपत अंजो की यांत्रिकता का विरोध भी करता है। अर्थात इस तरह से दिखाया जाता है कि यांत्रिकता भी हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए कितनी हानिकारक होती है। अब बात करते हैं वृंदावनलाल वर्मा की। अब वृंदावनलाल वर्मा ने अधिकांश रूप से ऐतिहासिक नाटकों की संरचना की है, या इतिहास में या हमारी संस्कृति में दिखाई देती है। अब बात करते हैं पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों की। तो इस युग में पौराणिक यानी कि हमारे जो पुराणों पर आधारित हैं उसके आधार पर भी अनेक नाटकों की रचना इस युग में की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, यानी जयशंकर के बाद, यानी जयशंकर के उत्तर में जो नाटक लिखे गए वो किस प्रकार के नाटक थे। यानी कि प्रसाद काल, यानी कि प्रसाद के बाद, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिंदी में जो नाटक लिखे वो किस प्रकार से थे और उनमें महत्वपूर्ण नाटककार कौन से थे। तो इसमें आपको इतना ही करना है, परीक्षा की नज़र से आप लिख देना वृंदावनलाल वर्मा है, उदय शंकर भट्ट हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं और सेठ गोविंद दास है। तो इनसे काम चल जाएगा। तो इस युग में जो नाटक लिखे गए थे उसमें क्या दिखाया गया था, उसमें यथार्थवादी और सामाजिक समस्याओं को दिखाया गया था, यानी कि हमारे समाज में जो समस्याएं थी उसको दिखाया गया था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इस युग के जो नाटककार थे वो अपने समाज से जुड़े हुए थे और अपने समाज की बात करते थे। अब गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत ने अनेक नाटक लिखे, वो भी क्या थे, सामाजिक समस्याओं पर आधारित थे। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है अंगूर की बेटी। अंगूर की बेटी। अब अंगूर की बेटी में क्या दिखाया गया है, ये एक सामाजिक नाटक उपन्यास है और इसमें मद्यपान की समस्या को सुधारवादी ढंग से व्यक्त किया गया है। इनका दूसरा नाटक राज मुकुट है और पन्नाध्याय भी है, जिसमें इन्होंने आपको पता होगा पन्ना जो दाय है, हमारे इतिहास प्रसिद्ध एक पात्र हैं, उसके बलिदान की कथा इसमें दिखाई गई है। अब इसी प्रकार का हम बात करें, सेठ गोविंद दास ने भी पाकिस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर अनेक श्रेष्ठ नाटकों की रचना की है। अब बात करते हैं, यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि इस युग में समस्या को लेकर भारत की सामाजिक बुराइयों को उजागर करके और भारतीय संस्कृति का गुणगान करके नाटकों की रचना की गई है। अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी के कौन से नाटक रखे गए, यानी कि रचे गए। तो स्वतंत्रता के बाद जो हिंदी नाटक रचे गए उनका जो विषय है वो भी बदल गया और उनमें मुख्य रूप से आप 2-3 नाटककारों के नाम याद रख सकते हो। मोहन राकेश हो गया, नरेश मेहता हो गया, मन्नू भंडारी हो गया। तो इन नाटककारों ने हमारे समाज की जो विसंगतियां हैं, जो पारिवारिक विसंगतियां हैं, जो सामाजिक विसंगतियां हैं, उनको आधार बना करके अपने नाटकों की रचना की। तो अगर बात करें मोहन राकेश की, इन्होंने 3 नाटक रखे, जिसमें एक हो गया लहरों के राजहंस। अब लहरों के राजहंस में क्या है, इतिहास है और साथ साथ मनुष्य के जो मन में जो द्वंद्व पैदा होता है उसको दिखाया गया। दूसरा नाटक है आधे अधूरे। अब आधे अधूरे में क्या दिखाया गया है, परिवार का विघटन दिखाया गया है, परिवार की एक मध्यवर्गीय परिवार की जो स्थिति होती है उसको दिखाया गया है। और नरेश मेहता और मन्नू भंडारी में भी पति पत्नी के बीच, पारिवारिक संबंध के बीच या अपने समाज के संबंध के बीच हैं, जो उन चीज़ों को इन्होंने उजागर किया है। अब हम बात करते हैं 21वीं सदी के प्रथम 2 दशक में लिखे गए नाटक। अब 21वीं सदी में यानी कि 2001 से लेकर के 2020 या 21 तक जो नाटक लिखे गए वो क्या थे। अब 2001 से लेकर के 21 तक जो यानी कि 2020 तक जो नाटक लिखे गए उनका जो विषय है, जैसे कि आपको पता ही है, अब हमारे समाज में बाज़ार हावी हो चुका है, मीडिया हावी हो चुकी है, आतंकवाद हावी हो चुका है और तरह तरह के हमारे सामाजिक जो ताने बाने हैं वो टूट चुके हैं या छिन्न भिन्न हो चुके हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो 21वीं सदी के जो नाटककार हैं, जो कथाकार हैं,
उन्होंने इन चीज़ों को लेकर के ही, इन चीज़ों को आधार बना करके ही अपने नाटकों की रचना इन्होंने की है। इसमें मुख्य रूप से हम बात करते हैं बाजार पर आधारित। तो बाजार पर आधारित भी अनेक नाटक रखे, यानी कि बाजार किस प्रकार हमारे परिवार को, हमारे मानवीय संबंधों को नष्ट कर रहा है, तो ये कर सकते हैं। अब राजनीति पर आधारित, यानी कि राजनीति किस प्रकार से हमारे समाज के लिए या हमारे देश के लिए दुर्भाग्य बन चुकी है या एक तरह से हमारा शोषण कर रही है, वो भी इस युग के नाटककारों ने बड़ी बखूबी से दिखाया है। इसमें आप 2-3 नाम लिख सकते हो वर्तमान में, गिरिराज किशोर लिख सकते हो, भीष्म साहनी भी इसमें, भीष्म साहनी नहीं आएगा, बाकी जो अनेक ज्योतिबा, इसमें NR सागर आ सकते हैं, रघुवीर सिंह आ सकते हैं, माता प्रसाद तो नहीं आएंगे, बाकी जो स्त्री लेखिकाएँ हैं वो इसमें आ जाएंगी कि किन प्रकार से इन लेखकों ने ये दिखाया है कि वर्तमान में किस प्रकार से। अब आतंकवाद पर आधारित आप इसमें कश्मीर समस्या को ले सकते हो। एक लेखिका है चंद्रकांता, जिन्होंने काफ़ी अपने नाटकों में दिखाया है। अब बात करते हैं सबसे ज्वलंत विषय, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श। इसमें एक और हो सकता है आदिवासी विमर्श। अब इन तीनों विमर्शों को लेकर भी इस काल में अनेक नाटकों की रचना की गई। अब यानी कि स्त्री की समस्याओं को, दलित की समस्याओं को अनेक नाटककारों ने अपने नाटकों के द्वारा उजागर करने का प्रयास किया है। तो आपको बस इतना लिखना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है और आपका प्रश्न ये अपनी कक्षा के हिसाब से पूरा हो जाएगा। यद्यपि अगर इसमें विस्तार से जाएँ तो काफ़ी कुछ है इसमें बताने को। एक उपन्यास के एक नाटक के बारे में काफ़ी कुछ बताने को कि किस प्रकार से स्त्री को लेकर के किन लेखिकाएँ आई, आदिवासी को लेकर के कौन लेखिकाएँ आई या कौन लेखक आए, राजनीति को लेकर कौन आए, बाजार को लेकर कौन आए। तो हमें सिर्फ थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन करके इस प्रश्न को ख़त्म कर देना है। तो इसी के साथ नमस्कार।